गोलिस्टिक्स के इंग्लिश PYQ सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। 3 जुलाई शिफ्ट 2 पहला है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर अर्जेंट एक्टिविटीज आर दोज थिंग्स दैट यू मस्ट डू इमीडिएटली एज दे रिक्वायर क्विक एक्शन एंड कैन नॉट बी पुट ऑन। तो देखो यहाँ में इस सेंटेंस में यहाँ तक तो सही है कि अर्जेंट एक्टिविटीज आर दोज थिंग्स, अर्जेंट एक्टिविटी वो चीजें होती है दैट यू मस्ट डू इमीडिएटली, जो तुम्हें तुरंत करना चाहिए, एज दे रिक्वायर क्विक एक्शन, क्योंकि वे क्विक एक्शन रिक्वायर करते हैं, एंड कैन नॉट बी पुट ऑन, और उन्हें क्या नहीं किया जा सकता। तो देखो पुट ऑन जो फ्रेजल वर्ब है वो हम जैसे कपड़े पहनना हो गया तो उसके लिए यूज करते हैं, जैसे पुट ऑन सम क्लोथ, या फिर किसी को वजन बढ़ाने के लिए बोलना हो तो उसके लिए कहते हैं पुट ऑन सम वेट। लेकिन यहाँ पर तुम्हें एक सेंस दे रहा है कि ये चीज विलंब नहीं करना चाहिए, एज दे रिक्वायर क्विक एक्शन एंड कैन नॉट बी, मतलब उसके विलंब नहीं किया जा सकता, उसे टाला नहीं जा सकता। इसके लिए हम यूज कर सकते हैं पुट ऑफ का। इसके लिए तुम यहाँ पर पुट ऑफ यूज कर लो, इसलिए तुम्हारा ये सेगमेंट गलत है, एंड कैन नॉट बी पुट ऑफ यूज होना चाहिए। पुट ऑफ मतलब टालना या विलंबित करना। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर when Christy grew out he turned out to be a gentleman। तो देखो यहाँ पे क्या सेंस दे रहा है कि जब क्रिस्टी बड़ा हुआ तब वो एक जेंटलमैन बन गया। तो बड़ा होने के लिए जो फ्रेजल वर्ब हम यूज करते हैं वो ग्रो आउट नहीं होता है, वो ग्रो अप होता है। ग्रो आउट हम यूज करते हैं मतलब किसी आदत से छुटकारा पाना हो, इन सब चीजों में जो फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं उसके लिए ग्रो आउट यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उस आदमी के बड़े होने, उसके वयस्क होने की बात की जा रही है, तो इसलिए हम ग्रो अप का यूज करेंगे। ग्रो अप का V2 ग्रीव अप। तो तुम्हारा ये 2 वाला गलत है जो कि ऑप्शन डी में है, तो ये तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट्स आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। द मीटिंग विल टेकिंग प्लेस नेक्स्ट वेडनेसडे। ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि सिंपल फ्यूचर में विल के साथ V1 लगता है ना कि V4। फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी विल बी प्लस V4 लगता है ना कि डायरेक्ट विल के बाद V4। इसलिए यहाँ पे विल के बाद टेक होना चाहिए ना कि टेकिंग, क्योंकि देखो विल एक मोडाल है, इसके साथ जब भी यूज होगा V1 ही यूज होगा, बेस फॉर्म यूज होता है। यहाँ हो जाएगा द मीटिंग विल टेक प्लेस नेक्स्ट वेडनेसडे, इसलिए तुम्हारा ये सेगमेंट गलत है। नेक्स्ट है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। रश्मि वाज क्वाइट अम्यूजिंग व्हेन शी हर्ड अबाउट व्हाट हैड हैपेंड। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रश्मि बहुत ज्यादा खुश हुई जब उसने ये सुना कि क्या हुआ था, खुश हुई थी। तो जब यहाँ पर ये यूज किया जा रहा है कि वो खुश हुई थी, यानी उसके साथ ये काम हुआ, वो मनोरंजित हुई। तो यहाँ पे अम्यूजिंग जो यूज किया गया इसका मतलब होता है मनोरंजक, यानी दूसरों को हंसाने वाला। लेकिन ये खुद हंस रही है ना, ये खुद खुश हुई, इसके लिए हम अम्यूजिंग नहीं बल्कि अम्यूज्ड के यूज करेंगे। तो हमें इसके एडजेक्टिव के ED का प्रयोग करना होगा ताकि ये अम्यूज्ड हो जाए। इसका मतलब हो जाएगा कि ये खुद मनोरंजित हुई, हो जाएगा रश्मि वॉज क्वाइट अम्यूज्ड, इसलिए तुम्हारा ये सेगमेंट गलत है। अब है कंप्रेंशन पैसेज, तो एक बार पढ़ लो, अब क्वेश्चन देख लो। चलो अब बनाया जाए। देयर इज नथिंग मोर ब्लैंक देन व्हेन यू सिट डाउन एट योर टेबल टू स्टडी विद द मोस्ट सिंसियर ऑफ इंटेंशंस एंड इंस्टेड ऑफ बीइंग एबल टू फिनिश द टास्क एट हैंड यू फाइंड योर थॉट्स ब्लैंक। तो देखो ये चीज बहुत क्या है, जब तुम टेबल पे बैठो पढ़ने के लिए, वो भी पूरे इरादे के साथ, और काम को खत्म करने से पहले तुम्हारे थॉट जो है वो आने लगे, तो ये चीज क्या हो सकती है, इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग, सरप्राइजिंग या फ्रस्ट्रेटिंग। ये चीज फ्रस्ट्रेटिंग हो सकती है कि तुम पढ़ने के लिए बैठे और पढ़ ही नहीं पा रहे हो, तुम पढ़ाई खत्म ही नहीं कर पा रहे हो, इसलिए ये चीज बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, यानी ये बहुत एक तरह से निराशाजनक वाली चीज है। फिर इंटरेस्टिंग मतलब होता है दिलचस्प, रोचक, एक्साइटिंग मतलब भी रोमांचक, सरप्राइजिंग यानी आश्चर्यजनक। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट। हाँ, इंस्टेड ऑफ बीइंग एबल टू फिनिश द टास्क एट हैंड यू फाइंड योर थॉट्स ब्लैंक। तो तुम्हारे काम खत्म करने के बजाय क्या हो रहा है, तुम ये देखते हो कि तुम्हारे थॉट्स क्या हो रहे हैं, टायरिंग, इंटरेस्टिंग, वंडरिंग या वरिंग। तो वंडरिंग हो जाएगा। वंडरिंग का मतलब तुम्हारे ध्यान भटक रहा है, तुम्हारा ध्यान भटक रहा है मतलब तुम अपना काम खत्म नहीं कर पा रहे हो। और टायरिंग का मतलब हो गया थकाऊ, इंटरेस्टिंग का मतलब रोचक, और वरिंग का मतलब चिंताजनक। तो यहाँ वंडरिंग एकदम करेक्ट सेंस देता है कि काम खत्म करने के बजाय तुम्हारे विचार भटकने लग जा रहे हैं, इसलिए तुम काम खत्म नहीं कर पा रहे हो। However, there are certain techniques that you can use to blank your concentration। तो खैर यहाँ पर कुछ टेक्निक्स जरूर है जिससे तुम अपने कंसंट्रेशन को क्या कर सकते हो, तो कन्विंस, डिस्कवर, इनहेंस या कमिट। तो इनहेंस हो जाएगा कि तुम अपने कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हो, तुम अपने जो एकाग्रचित्ता है, एकाग्रचित शायद कहा जाता है,
कंसंट्रेशन मतलब एकाग्रता, हाँ एकाग्रता को तुम बढ़ा सकते हो। कन्विंस मतलब होता है समझाना या फिर मनाना। डिस्कवर का मतलब खोज करना, और कमिट का मतलब वादा करना या प्रतिबद्ध होना। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू fill in the blank number 4. To begin with, one should blank to create the physical environment that is conducive to. तो इस चीज को बनाने के लिए यानी अपने ध्यान को एकाग्र करने के लिए वो क्या करना चाहिए उसे? One should blank to create the physical environment that is conducive to. तो attempt, lead, announce या imagine. तो देखो attempt का मतलब होता है प्रयास करना, तो किसी को प्रयास करना चाहिए अपने फिजिकल एनवायरमेंट में असर बनाने के लिए, तो अटेम्प्ट सबसे करेक्ट सेंस दे रहा है तो यही हो जाएगा। लीड का मतलब होता है नेतृत्व करना, लेकिन वो इस सेंस में ठीक नहीं लगता है। अनाउंस मतलब घोषणा करना, तो यहाँ घोषणा करने की बात तो की नहीं जा रही है। इमेजिन का मतलब कल्पना करना, एक तो पहले से उसके थॉट्स वंडर हो रहे हैं, उसके ऊपर से तुम कल्पना करने लगोगे तो ध्यान कहाँ से एकाग्र होगा। तो इसके लिए तुम्हें प्रयास करना चाहिए, वास्तविक प्रयास, ना कि कल्पना। टू क्रिएट द फिजिकल एनवायरनमेंट दैट इज कंड्यूसिव टू ब्लैंक थॉट, जो किस तरह के थॉट के कंड्यूसिव होगी, यानी किस तरह के थॉट के अनुकूल हो। तो फोकस्ड, डेजलिंग, कॉशियस या जॉयफुल। तो फोकस्ड यानी कि केंद्रित वातावरण के, मतलब तुम्हें ऐसा वातावरण बनाने की बात की जा रही है जो कि केंद्रित विचारों के अनुकूल हो, इसलिए यहाँ फोकस्ड हो जाएगा। डेजलिंग का मतलब होता है चकाचौंध करने वाला, कॉशियस का मतलब हुआ सावधान, और जॉयफुल का मतलब आनंदमय। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। शेड्यूल एकदम सही लिखा हुआ है, शेड्यूल का मतलब होता है समय सूची या योजना कार्यक्रम की। मिजरेबल का मतलब हुआ दयनीय, और इसकी भी स्पेलिंग सही है। डिफॉर्मेशन मतलब सुधार, ये भी सही है। लिटरेचर, देखो लिटरेचर की स्पेलिंग होती है LITERATUR, यहाँ पे जो है एक ई मिसिंग है, टी और आर के बीच में एक ई आना चाहिए था। लिटरेचर मतलब साहित्य। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड कॉन्टेमिनेट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। शी स्पेंट द एंटायर नाइट वर्किंग नॉन स्टॉप टू क्लीन द ब्लड स्टेन्स फ्रॉम द रग। तो कॉन्टेमिनेट का मतलब होता है कोई चीज गंदा करना, दूषित करना। इसका एंटोनिम हो जाएगा इनमें से क्लीन। क्लीन का मतलब होता है साफ करना। रग का मतलब होता है कालीन यानी चटाई। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द ब्रैकेटेड वर्ड सेगमेंट मीनिंगफुली। द सिटी ऑफ हैदराबाद इज लोकेटेड ऑन द हर्ट फ्रॉम तेलंगाना। तो देखो जब किसी चीज के बीच में केंद्रित होती है तो उसके लिए जो हम ईडियम यूज करते हैं वो होता है इन द हर्ट ऑफ, यहाँ पे इन और यहाँ पे ऑफ, इन द हर्ट ऑफ तेलंगाना। इसलिए तुम्हारा ये ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। द सिटी ऑफ हैदराबाद इज लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ तेलंगाना। Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. There is no way I can swallow the ghastly medicine. तो देखो घासली का मतलब होता है बहुत ही भयानक, और यहाँ मेडिसिन की बात की जा रही है, इट मीन्स दैट गंदा स्वाद वाला। तो इसका सिनोनिम इनमें से क्या हो जाएगा? तो एग्रीएबल, एग्रीएबल का मतलब होता है सुखद, हॉरिबल का मतलब बहुत ही डरावना या भयानक टाइप का। ये इसका एकदम सिनोनिम है। घासली का मतलब भी हुआ भयानक और हॉरिबल का मतलब भी हुआ भयानक, तो ये दोनों सिनोनिम हो गया। प्लेजेंट का मतलब हुआ सुखद और कंफर्टिंग का मतलब आरामदायक। तो देख लो यहाँ पे एग्रीएबल मतलब भी हुआ सहमत या सुखद, प्लेजेंट का मतलब सुखद या अच्छा, और कंफर्टिंग का मतलब भी आरामदायक। तो ये तीनों जो है वो एक तरह के वर्ड से, और ये जो हॉरिबल है वो इसका अपोजिट है। तो अगर तुम्हें घासली का मतलब ना भी समझ आए तो ये नहीं कि इसको छोड़ देना है, तुम ऑप्शंस पढ़ के देखना। हो सकता है कि ऑप्शंस पढ़ के तुम्हें समझ आ जाए कि क्या हो सकता है। इसमें जो है 3 तुम्हारे ऑप्शंस अलग होंगे, या नहीं तो मान लो कि 2 ऑप्शन तुम्हारे ऐसे दे दिए गए जो कि इस कॉन्टेक्स्ट में ही नहीं बैठ रहे, तो भी 2 ऑप्शन तुम्हें ऐसे मिलेंगे जो कि एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो तुम्हें एक और वर्ड ऐसा खोजना है जो कि दूसरे से मिलता जुलता हो। जब 2 वर्ड ऐसे मिल जाए जो कि मिलते जुलते हैं तो उसके अपोजिट वाला वर्ड ही करेक्ट आंसर होगा। मतलब ये सब बहुत तरह के ट्रिक है, इसको इस्तेमाल कर सकते हो। जब ना बने तो बना लो तो ज्यादा बढ़िया। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। फ्राइवॉलिटी, फ्राइवॉलिटी का मतलब होता है एक तरह से तुच्छता, यानी महत्व की कमी। तो इसका सिनोनिम हो सकता है इनमें से इनसिग्निफिकेंस। इनसिग्निफिकेंस का मतलब भी होता है महत्वहीनता, यानी जिसका महत्व कम हो, इसका मतलब जिसमें महत्व ना के बराबर हो। कंसेक्वेंस, कंसेक्वेंस का मतलब होता है परिणाम। सब्सटेंशियल का मतलब हुआ ठोस या वास्तविक, और मीनिंगफुल का मतलब अर्थपूर्ण। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। हैव अ बी इन योर बॉनेट। तो हैव अ बी इन योर बॉनेट का मतलब होता है कि तुम्हारे दिमाग में लगातार कुछ चल रहा है, यानी तुम किसी विचार को लेकर बहुत ज्यादा व्यस्त हो। तो इसका हो जाएगा बी प्री ऑक्यूपाइड और ऑब्सेस्ड विद समथिंग, यानी किसी चीज के बारे में जो है तुम किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा व्यस्त या फिर जुनूनी हो, ऑब्सेस्ड हो, उसी के बारे में सोचते ही जा रहे हो। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। फास्टिडियस, तो फास्टिडियस का मतलब नकचरा भी होता है और अत्यधिक ध्यान देने वाला भी होता है। तो इसका एंटोनिम इनमें से हो जाएगा लैक्स, क्योंकि अत्यधिक ध्यान देने वाला का अपोजिट हो जाएगा जो नियमों के प्रति लापरवाह हो, यानी असावधान हो।
तो लैक्स मतलब होता है असावधान। इसके अलावा लेट का मतलब देर से, स्क्रूपुलस का मतलब हो गया ईमानदार, और स्पीडी का मतलब तेज। Select the option that will improve the underlined part of the given sentence. I was looking for a barren seat in the bus but could not find one. यहाँ पर barren seat जो underlined है मैं करना भूल गया हूँ। तो barren का मतलब होता है बंजर, लेकिन यहाँ पर तुम्हें क्या सेंस दे रहा है कि वो बस में एक खाली सीट ढूंढ रहा था लेकिन उसे मिली नहीं। तो खाली के लिए हम यूज कर सकते हैं वेकेंट। वेकेंट मतलब होता है खाली। इसके अलावा वैक्यूअस, वैक्यूअस मतलब होता है असार। हालांकि इसको भी तुम खाली की तरह नहीं, खाली की तरह तुम इसको नहीं यूज कर सकते। यहाँ पर वेक्यूअस का मतलब हो जाता है भाव शून्य टाइप का। फिर हॉलो, हॉलो का मतलब हो गया खोखला, और डिजर्टेड का मतलब वीरान, सुनसान। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। स्टिक टू वंस गन्स। स्टिक टू वंस गन्स का मतलब होता है अपने विचारों या योजनाओं पर अटल रहना, यानी अपने विचारों के प्रति ईमानदार बने रहना। इसका हो जाएगा टू रिमेन फेथफुल टू। नेक्स्ट है select the most appropriate option that can replace the bracketed word segment in the following sentence. An imperfect positioning of the sun, earth and moon results in the moon passing through only part of earth's umbra, resulting in a partial lunar eclipse. तो देखो जब यहाँ पे सन, अर्थ और मून की बात की जा रही है तो उनके साथ हम पोजीशन नहीं यूज करेंगे क्योंकि ये लोग एक रेखा में रहते हैं। तो इसके लिए सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा इम्परफेक्ट अलाइनमेंट, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो तुम्हें खगोलीय पिंडों की बात की जा रही है। तो इसके लिए अलाइनमेंट ज्यादा सही रहेगा। अलाइनमेंट मतलब होता है एक समान रेखा में होना, एक सीधी रेखा में होना। तो इसकी सापेक्ष स्थिति को दर्शाने के लिए हम अलाइनमेंट का यूज करें तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये हमारे सेलेस्टियल बॉडीज के लिए एक तकनीकी शब्द है। फिर रिवॉल्यूशन मतलब हो गया, यहाँ पर क्रांति भी होता है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखो तो इसका मतलब परिक्रमा हो सकता है। एलिजियंस का मतलब हुआ निष्ठा, और अलायंस का मतलब गठबंधन। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इमिग्रेट, देखो इमिग्रेट की स्पेलिंग इसमें गलत लिखी हुई है। इमिग्रेट की स्पेलिंग होती है IMMIGRATE। ये जो ई है इसके जगह पे ए आना चाहिए। इमिग्रेट मतलब होता है दूसरे देश में जाकर बसना। फिर है रेलेवेंट। रेलेवेंट का मतलब होता है प्रासंगिक। प्रोफेशनल स्पेलिंग सही है, मतलब पेशेवर। कॉम्बैट की भी स्पेलिंग सही है, मतलब मुकाबला। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। द न्यू चीफ इज गिफ्टेड एट द पावर ऑफ एलोकेंस। तो एलोकेंस मतलब होता है वाक्पटुता, यानी कि बोलने में बहुत ही माहिर। तो इस पावर के साथ जो है, ये पावर तुम किसी को गिफ्ट नहीं कर सकते हो। ये पावर जो है आदमी को जन्म से ही मिली रहती है। तो यहाँ पर तुम्हें ऐसा कोई फ्रेजल वर्ब यूज करना होगा जो कि इस चीज को दर्शाता हो कि इसके अंदर जन्म से ही ये क्वालिटी है, जन्म से ही जो है इसके पास ये स्किल है, ये टैलेंट है। तो उसके लिए जो हम फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं वो होगा गिफ्टेड विथ। द न्यू चीफ इज गिफ्टेड विथ द पावर ऑफ एलोकेंस, यानी ये इसी योग्यता के साथ, इस प्रतिभा के साथ ही ये जन्मे हैं। इसके लिए मतलब हालांकि उन्होंने पैदा होने के बाद इस चीज को अपने अंदर क्या बोलते हैं, अपने टैलेंट को ये विकसित किया, लेकिन जिसके अंदर बहुत अच्छा ये गुण होता है ना, उसके लिए बोला जाता है कि ये इसके साथ ही जन्मा है। तो उसके लिए जो हम यूज कर सकते हैं गिफ्टेड विथ। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। एंथनी ट्रोपोले वाज एन इंडस्ट्रियस एंड डिसिप्लिन्ड राइटर। इंडस्ट्रियस मतलब होता है मेहनती, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा लेजी। लेजी का मतलब आलसी, सुस्त। इसके अलावा डिजी का मतलब हुआ चक्कर आना। स्किटिश का मतलब हो गया चंचल या फिर डरपोक, और एक्सॉस्टिंग का मतलब हुआ थका देने वाला। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। द रिसेंट क्लाउड बस्ट कंप्लीटली डिसमेंटल्ड द विलेज एंड इट्स पीपल। तो रिसेंटली जो क्लाउड बस्ट हुआ उसने क्या किया, विलेज और उसके पीपल को क्या कर दिया, डिसमेंटल। डिसमेंटल मतलब होता है पूरी तरह से तोड़ देना, ध्वस्त कर देना। इसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इनमें से टुक अपार्ट से। टुक अपार्ट मतलब ये जो टेक अपार्ट होता है उसका मतलब होता है पूरी तरह से तोड़ देना, अलग अलग करना या फिर पूरी तरह से तोड़ देना। और यहाँ पे गांव और उसके लोगों की बात की जा रही है, तो उनको पूरी तरह से तोड़ देने के लिए हम टुक अपार्ट का यूज करेंगे। इसके अलावा टुक अप, ये हम जब कोई कुछ चीज शुरू कर रहे होते हैं तो उसके लिए टुक अप का यूज करते हैं। टुक बैक, टुक बैक यहाँ वापस लेने के सेंस में यूज किया जा सकता है। और टुक आफ्टर मतलब उसको मतलब एक तरह से नकल करना या समान दिखना। Select the most appropriate antonym of the underlined word in the given sentence. Please don't touch that, it's flammable. तो उसे छुओ मत, वो क्या है, फ्लेमेबल है, यानी ज्वलनशील है। तो फ्लेमेबल वो चीज होती है जो कि तुरंत आग पकड़ ले, आग पकड़ने वाला। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा इनमें से नॉन कंबस्टिबल। नॉन कंबस्टिबल का मतलब हुआ गैर ज्वलनशील, यानी जो आग ना पकड़े। हालांकि इसमें फायर रेसिस्टेंट भी ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन फायर रेसिस्टेंट होता है कि जो आग को कुछ हद तक प्रतिरोध करता है, लेकिन नॉन कंबस्टिबल का मतलब हुआ एकदम उसमें आग पकड़ेगा ही नहीं। तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है।
फिर इंसेंडियरी मतलब हुआ आग लगाने वाला। फिर नॉन एक्सप्लोजिव मतलब गैर विस्फोटक। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। माई सिस्टर्स पेंटिंग्स वर ब्लैंक एट द नेशनल म्यूजियम। तो जब किसी चीज को किसी तुम डिस्प्ले की बात कर रही जा रही होती है कि वो जो है सार्वजनिक रूप से दिखाने के लिए बात की जा रही होती है, तो उसके लिए जो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन होता है वो होता है ऑन डिस्प्ले। तुम डिस्प्ले के साथ और कोई प्रीपोजिशन यहाँ यूज नहीं कर सकते। हो जाएगा माई सिस्टर्स पेंटिंग्स वर ऑन डिस्प्ले एट द नेशनल म्यूजियम। तो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। जो भी आपका स्कोर था उसे कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।